चैप्टर 13 कॉन्ग्रुएंस, लास्ट सेकंड चैप्टर ये सिलेबस का, तो चैप्टर 12 पेंडिंग इसके बाद। ठीक है ना। तो ट्रायंगल्स चैप्टर की बात की थी हमने, 10th चैप्टर शायद ट्रायंगल्स चैप्टर ही था। यस सर। ट्रायंगल ही था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे वहां पे। तो ट्रायंगल्स में ट्रायंगल इज जस्ट 3 साइडेड पॉलीगन, उसके अंदर उसके पास क्या होते हैं 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो वहां पे वेराइटीज डिस्कस की थी हमने ट्रायंगल्स के अंदर। तो कॉन्ग्रुएंस चैप्टर में भी ट्रायंगल्स की बात करेंगे, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को छोड़ करके एक प्रॉपर्टी और होती है, वो कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो ट्रायंगल्स के अपार्ट हम एंगल्स में भी, लाइन सेगमेंट्स में भी और क्वाड्रिलेटरल्स में भी कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और क्यों करते हैं, इसकी बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखना कॉन्ग्रुएंसी डेफिनेशन ही लिखना। देखो कॉन्ग्रुएंस, इट इज अ प्रॉपर्टी यूज्ड टू चेक वेदर टू फिगर्स आर आइडेंटिकल। पहला पॉइंट बना करके लिखना कॉन्ग्रुएंस, या टॉपिक ही डाल लो, चैप्टर का नाम भी कॉन्ग्रुएंस है और पहला टॉपिक भी कॉन्ग्रुएंस है। इट इज द प्रॉपर्टी used to check whether two figures अभी तक भी जितनी प्रॉपर्टीज की हमने बात की है, पास्ट में जितनी ज्योमेट्री में पढ़ ली अभी तक, तो वहां पे हम लोग एक फिगर पकड़ते थे, एक पॉलीगन पकड़ करके वहां पे चेक करते थे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो फिर वो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। राइट वाइज है ना। एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाती है तो वो स्क्वायर बन जाता है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल है ना, अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री है। तो ये प्रॉपर्टीज थी। अभी तक हम जो भी प्रॉपर्टीज की बात की है पास्ट में, अभी तक की ज्योमेट्री में, वहां पे एक फिगर लेकर के वहां उसको जज कर रहे थे कि वो क्या हो, कहाँ फिट बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हुए हम लोग सिर्फ एक फिगर की बात नहीं करेंगे, 2 फिगर की बात करेंगे। वो 2 फिगर आपस में क्या है, 2 फिगर, उस प्रॉपर्टी का ऐसा क्या यूज होगा कि वो 2 फिगर के बीच में रिलेशन बना रहा होगा। ठीक है ना। तो इतना लिखो पहले, सेकंड पॉइंट। ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी यूज्ड टू चेक वेदर टू फिगर्स आर आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल हम सिमेट्री चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। सिमेट्रिसिटी में हमने यही चेक किया था कि वो जब उसके 2 हाफ्स हो जाएंगे तो वो आपस में आइडेंटिकल हैं क्या अभी भी, तो दैट मीन्स कि वो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंस का यूज करते हुए यही चेक करने वाले हैं कि वो आइडेंटिकल हैं क्या 2 फिगर। ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, ये कॉपी कर लिया। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक बार। क्या मतलब है अगर वो आइडेंटिकल है तो? आइडेंटिकल का मतलब ये होगा इफ, देखना सेकंड पॉइंट, इफ 2 फिगर्स, अगर यहाँ फिगर्स लिखा है हमने, ट्रायंगल्स नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स कि वो 3 साइडेड पॉलीगन जो ट्रायंगल होता है, 4 साइडेड पॉलीगन जो क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 साइडेड पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, किसी में भी एप्लीकेबल है ये कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इफ 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट लिखना, आइडेंटिकल है मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंस नहीं, कॉन्ग्रुएंट अगर है वो, देन देयर, उन दोनों के, देयर शेप, their shape and size are same, ये लिखना। शेप और साइज दोनों डिफरेंट, दोनों सेम होने चाहिए तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा।
दोनों में से एक भी गया, कॉन्ग्रुएंसी फॉलो नहीं हो रही मतलब। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तब एग्जांपल्स आएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी का जब भी चेक करना है तो शेप, मतलब कि उनका जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप हो और आपका कोई छोटा भाई या बहन है, आप लोग मार्केट में गए और आपको मिल गई बड़ी वाली आइसक्रीम अकॉर्डिंग टू योर साइज, और आपके छोटे भाई या छोटी बहन को मिल गई मिनी कोन, ये मिल गया मान लो मार्केट में जाने पे, तो क्या इनका शेप सेम है क्या? यस सर। इनका शेप तो सेम है ना? यस शेप दोनों के सर। सेम है, यस सर। लेकिन साइज यहाँ पे डिफरेंट है दोनों की, तो क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस सर। तो क्या आपस में नो congruent होंगे? सर। नहीं होंगे। नो तो इसका मतलब कि उसने शेप वाला तो फॉलो कर लिया लेकिन साइज वाला फॉलो नहीं किया। और ऑन द अदर हैंड अगर साइज, मान लो कि साइज अगर मान लो कि वेट के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो, तो आपको मान लो कि ये वाला कप दिला दिया कुछ, ठीक है, और किसी को ग्लास में कुछ दिला दिया, दोनों का साइज सेम है, मतलब कि बाय वेट दोनों यहाँ पे रिजेंबल कर एक दूसरे को, लेकिन शेप दोनों का सेम नहीं है, स्टिल अब यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, मतलब दोनों में से एक भी गया, हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगी। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, if two figures have same shape but different size या sizes, चलो जो भी है, but different size, then they are not congruent, then they are not congruent but rather similar figures। इतना ही क्लियर है, ठीक है? यस सर। If two figures have same shape but different size, then they are not congruent, rather similar figures। सिमिलर बोल सकते हो उनको, मतलब वो जो आइसक्रीम वाला एग्जांपल लिया था अभी, वो सिमिलर हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल लिख लेना, मतलब कि एक ट्रायंगल ऐसा लिया, दूसरा ट्रायंगल भी थोड़ा ऐसा ही ले लो लेकिन छोटा कर लो उसको, तो ये दोनों पेयर, इस पेयर में जो दो आइटम है वो सिमिलर हैं एक दूसरे के, मतलब कि सेम शेप है लेकिन डिफरेंट साइज। दूसरा एग्जांपल आइसक्रीम वाला ही बना लेना। ठीक है, इसे कॉपी करिए। समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर। कॉपी कर लिया ऐसे? सर लिख लिया। ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। एक नोट बना के लिखिएगा, all circles with a different radii, ध्यान रहे अगर उसने डिफरेंट रेडियस लेकर के, डिफरेंट रेडाई की बात अगर की उसने मल्टीपल सर्कल्स की को पिक्चर में ले करके, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक होने के लिए सेंटर को सेम रखना पड़ेगा। अब यहाँ पूरी स्क्रीन पे हो सकता है कि एक सर्कल एक कॉर्नर में, दूसरा सर्कल दूसरे कॉर्नर में बना दिए जाए, तो वो कॉन्सेंट्रिक नहीं होने वाले, ठीक है ना? तो ऑल सर्कल्स विद डिफरेंट रेडाई आर सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना? क्योंकि सारे सर्कल्स आपस में सेम, सर्कल्स की बात करोगे तो शेप तो सेम होने ही वाला है ना,
क्योंकि अगर ट्राइंगल्स की बात करोगे तो ट्राइंगल में तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एक ट्राइंगल जो दे रखा है यहाँ पे, हो सकता है कि वो इक्विलेटरल है, दूसरा हो सकता है कि स्केलर हो या आइसोसेलेस में से कुछ हो सकता है। लेकिन सर्कल की जब भी बात करोगे तो हमें सर्कल्स में वेराइटीज नहीं होती है, सर्कल इज जस्ट अ सर्कल, ठीक है ना। Yes. तो यहाँ पे अगर लोग हैं, मान लो डिफरेंट रेडियस से लेकर के, मान लो एग्जाम्पल के लिए बना दो, ये सर्कल लोग है जिसकी रेडियस मान लो कि तुम लोगों ने 2 सेंटीमीटर ली है, और एक छोटा ले लिया तुमने मान लो जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा, दे बोथ आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो अभी आगे जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स की बात करेंगे तो वहां पे यही पॉइंट मेंशन करने वाले हैं कि दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी रेडियस सेम होगी। अगर रेडियस सेम है तो एरिया पेरीमीटर सब सेम ही निकलने वाला दोनों का, दैट मींस की साइज भी सेम हो जाएगी, ठीक है ना। Yes. कितने पेजेस हो गए? हुआ यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. सभी का ठीक है, आगे चलते हैं फिर। सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देखना एक बार, एरो बना के लिखना, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर फिगर 1 फिगर 2 के कॉन्ग्रुएंट अगर है तो ये वाला सिंबल यूज करोगे, इक्वल टू लगाना और उसके ऊपर ये वेव बना देना, ठीक है ना। इक्वल टू बनाना, ऊपर वेव बना देना, और वेव की डायरेक्शन यहां से शुरू करते हुए ऐसे बनाना, ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलने वाला वाला। और नेक्स्ट लिखना इसके बाद सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वो हो गया, और सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। कि अगर फिगर सिर्फ सिंपल जो एग्जांपल से लिए पहले, वो आइसक्रीम वाला जो एग्जांपल लिया था, तो अगर मान लो कि आइसक्रीम बड़ी वाली आइसक्रीम यहाँ रखोगे फिगर 1 की जगह, और छोटी वाली आइसक्रीम यहाँ रख दिया मान लो, तो यहाँ पे इक्वल टू मतलब कि साइज में सेम नहीं है, शेप में तो सेम है, लेकिन ये बना देना, सिर्फ वेव बना देना। आया समझ? Yes, sir. एग्जांपल क्या लिखोगे इसका, वो ही एग्जांपल लिख देना। इक्वल नहीं है, एक अगर इक्वल टू का साइन लगाना चाहते हो, मतलब कॉन्ग्रुएंसी बनाना चाहते हो सिमिलैरिटी को, तो छोटी वाली आइसक्रीम को भी बड़ा करना पड़ेगा, मतलब छोटे वाले बच्चे को भी बड़ी आइसक्रीम दिलानी पड़ेगी, मतलब ये। यहाँ तक हुआ क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है ना। पहले कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे कवर कर लेते इस लेक्चर में, इस सेशन में, और फिर आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। तो आज के सेशन में तो नहीं हो पाएगा ये चैप्टर पूरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लेक्चर 4 लेक्चर, क्योंकि ये चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक कुछ मतलब मैथ्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे सिमेट्री हो गया, जो आगे 11 12 में तक काम नहीं आने वाले, लेकिन स्टिल क्लियर तो करना है। लेकिन इतना ध्यान अगर नहीं भी दोगे, अब बेसिक आइडियाज रखोगे सिर्फ, तो काम चल जाएगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंस टॉपिक ऐसा है कि 10 तक भी आएंगे, और जैसे जैसे क्लास वाइज क्लास आगे जाओगे तो डीप होता जाएगा, कंसेप्ट डीप होता जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल हार्ड होता जाएगा। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. चले आगे? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, सर नीचे वाला बाकी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को चेक कैसे किया जाएगा? चेक करने के लिए, हाँ ऑब्वियसली बात है कि हर बार ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, लेकिन एक बेसिक तरीका होता है, एक देसी तरीका ये है कॉन्ग्रुएंसी चेक करने का। एक शेप दे रखा होगा, दूसरा शेप दे रखा होगा, एक फिगर दे रखा होगा, दूसरा फिगर दे रखा होगा, दूसरे को उठाओ और कैसे भी घुमा करके या जैसे आपको सही लगे उस पहले वाले के ऊपर रख दो जा करके। इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करना।
कि जबरदस्ती किसी चीज को एक दूसरी चीज के ऊपर जाकर के इम्पोज कर दी, ठीक है ना। तो सुपर इम्पोजिशन का मेथड यूज करेंगे ये चेक करने के लिए कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है आपस में। तो तुमने दूसरे फिगर को उठाया उसके ऊपर रख दो, या पहले को उठाओ दूसरे के ऊपर रख दो। अगर पहला वाला ऊपर है दूसरा वाला नीचे है तो दूसरा वाला हमें नजर नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स की अगर दोनों साइज वाइज और शेप वाइज सेम है तो ठीक है ना, क्योंकि कवर कर लेगा उसे। जैसे दो कॉइन अगर लोगे आइडेंटिकल, मान लो 1 रुपये कॉइन लिया या 2 रुपये कॉइन लोगे, तो एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखोगे, उनकी बीच में ड्राइंग की बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका सर्कुलर शेप है, रेडियस सेम है, दोनों की सेम कॉइन लोगे, सेम वैरायटी कॉइन लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। तो लिखना है हुआ अब तो। यस सर। यस नेक्स्ट सर। लिखना हाउ टू चेक कॉन्ग्रुएंसी। नोट्स तैयार रख लेना, बुक में एज इट इज नोट्स शायद ही मिले, और मिलेंगे तो भी ढूंढते रहोगे कौन से पैराग्राफ में क्या दे रखा, काम की चीज दे रखी है। तो नोट्स तैयार रखो, एग्जाम में ये काम आएंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी है ही। हाउ टू चेक कॉन्ग्रुएंसी, वी यूज भी छोड़ो, सुपर इम्पोजिशन मेथड लिखो। बाय हाउ टू चेक कॉन्ग्रुएंसी इसका आंसर हो जाएगा बाय सुपर इम्पोजिशन मेथड। ठीक है, और कैसे क्या बोलता है ये, put any one of figure, put any one of given two figures any one of given two figures over भी on another, या ओवर भी लिखोगे चलेगा। ऑन और ओवर में डिफरेंस पता है ना। ऑन का मतलब ये होता है कि मान लो कि ये एलईडी है, इसके ऊपर, या ये तो चलो ग्रेविटी से नीचे गिर जाएगी, मान लो कि फ्लैट टेबल है, उसके ऊपर अगर बुक रखते हो तो अगर बुक टच हो रही है टेबल को और हो ही जाएगी छोड़ने के बाद तो ऑन यूज करोगे। लेकिन अगर मान लो कि टेबल के ऊपर रखी हुई है, मान लो कि कोई हैंडल लगा करके टेबल से डायरेक्ट टच नहीं हो रखा है, तो ओवर यूज करते हैं। ऑफ टू गिवन फिगर्स ऑन अनदर वन ऑन अनदर, बस इतना ये लिखो। Put any one of two given figures on another, और कंक्लूजन भी लिखना चाहिए क्या, इतना तो लिखो एक बार। ठीक है, कॉमा लगा करके ये भी लिख लेना। If both coincides then they are congruent, ठीक है ना। ठीक है, थ्योरी पार्ट हुआ यहीं खत्म, अब चलेंगे आगे। रिकैप एक्सरसाइज आ जाती है, अगर बुक को फॉलो करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद रिकैप एक्सरसाइज आ जाती है, निकालो अपनी बुक्स में। विच डायग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट टू द शेडेड वंस, तो यार ये तो कराना बनता नहीं है वैसे, लेकिन चलो ठीक है, चैप्टर की स्टार्टिंग है अभी, देखो एक बार। सर बी वाला। हाँ, तो ए में जो रेक्टेंगल दे रखा है, कहाँ है दूसरा रेक्टेंगल, बी। रिजेंबल करना चाहिए ना साइज में और शेप में, तो शेप तो ढूंढ लोगे, लेकिन साइज का भी ध्यान रखना, क्योंकि डी और ई में भी रेक्टेंगल और सी में भी सारे रेक्टेंगल दे रखे हैं इनफैक्ट, लेकिन उसकी साइज का रिजेंबल कौन सा कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन अगर लगाओगे तो भी बी कर रहा है। हाँ, एक आंसर बी हो जाएगा, बी। सर इसमें टिक लगा देना बुक में। हाँ, बुक में टिक लगाना, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है कॉपी कर लिया क्या। यस सर। यस सर। यस। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, उसमें ए वाले पार्ट में यहाँ पे फ्लैट दे रखा है, ये रेक्टेंगल दे रखा है कुछ ऐसा, और जितने भी ऑप्शंस प्रेजेंट हैं उनमें आंसर बी हो तो गया है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल लेकर के बैठा है, मतलब टिल्टेड है थोड़ा सा, फ्लैट नहीं है। तो क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि उठा करके दूसरे को रखना है, तो आप उसको घुमा सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि उसको उठाओगे एज इट इज रखोगे उसके ऊपर तो आप बोलोगे कि सर ये तो टेढ़ा हो गया, तो अब कैसे करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप रोटेट कर सकते हो। तो रोटेट करने के बाद कोइंसाइड सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर ना। तो ठीक है, अगर ये बात समझ में आती है तो बी का आंसर भी निकाल सकते हो। बी में ट्राइंगल दे रखा है,
और ऐसा डायरेक्ट ट्रायंगल कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन अगर सी वाले पे फोकस करोगे तो सी वाला 180 डिग्री पे, तो घुमा दो 180 पे और उठा करके इसके ऊपर रख दो, दोनों कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। ठीक है, सी का आंसर डी हो जाएगा। सी में कुछ ऐसा दे रहा है ना फिगर, और मैं आपको कह रहा हूँ कि डी इसका आंसर लग रहा है। बी ई और ए तो डायरेक्ट ही रिजेक्टेड है, और सी और डी में भी डी ज्यादा लग रहा है आंसर, लेकिन डी कुछ इस तरीके से है। तो क्या करोगे, फ्लिप कर दो, उठा करके इसके ऊपर रख दो। यस सर। और डी का आंसर तो बताना बनता नहीं है, हेक्सागन दे रखा है, ए वाला डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ए ठीक है सर, ए ठीक है। ठीक है ना, अब लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट्स। आसान चैप्टर है, वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आसान चैप्टर है, कुछ ऐसा नहीं है हार्ड एंड टफ नहीं होने वाला है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स। या कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्यों, कॉन्ग्रुएंसी लिखो से, बुक में हर जगह कॉन्ग्रुएंस लिखा होगा, कॉन्ग्रुएंसी होता है वैसे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक, जब भी कॉन्ग्रुएंसी की बात करोगे, इस प्रॉपर्टी की बात करोगे पर्टिकुलर, तो वहां पे प्लूरल नंबर में फिगर चाहिए हमें। एक फिगर को लेकर कॉन्ग्रुएंसी की क्या बात करेंगे हम, हमें वहां पे एग्जैक्टली 2 फिगर चाहिए। अब फिगर की बात तो बाद में करेंगे, हमें लाइन सेगमेंट्स दिए उसने, तो लाइन सेगमेंट दिए, दैट मींस कि लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैज डेफिनेट लेंथ। ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है, नो सर। या लिख ही लो बाद में, कौन क्या होगा। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन, ये तो पता है कि दोनों एंड उसके फिक्स होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा और एलोबरेटेड वे में कैसे डिफाइन करेंगे, इज पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैज डेफिनेट लेंथ, दैट मींस कि उसके फिक्स होने वाले एंड पॉइंट्स, डेफिनेट लेंथ। तो अगर लेंथ डेफिनेट है मतलब कि फिक्स लेंथ है, डेफिनेट का मतलब फिक्स अगर लेंथ है, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर मेजरमेंट उसका होने वाला है। तो दूसरी लाइन सेगमेंट को लेकर क्या होगे, उसकी भी लेंथ अगर तुम लोग, क्योंकि लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसे नापा जाता है ये हम लोग देख चुके हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, किससे, कंपास का यूज कर सकते हो, स्केल का यूज कर सकते हो ना। यस सर। तो इज पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैज डेफिनेट लेंथ, तो यहाँ पे हम तो कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे हैं, लेकिन तो क्या होगा, मान लो कि 2 लाइन सेगमेंट्स दे रखी है और एरो यूज नहीं करेंगे, पॉइंट यूज करेंगे, क्योंकि डेफिनेट लेंथ है ए बी। तो लिख लो बस इतना सा, F2 line segments are congruent then they both have equal length। ठीक है ना, खत्म हो गया टॉपिक यहाँ पे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट्स खत्म हो चुका है यहाँ पे। लाइन सेगमेंट्स दे रखी होगी 2, क्या करोगे, एक को उठा करके उसके ऊपर रख दो। अगर ए पी पे आ जाता है तो बी मतलब क्यू पे आना चाहिए, यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो क्योंकि अगर इक्वल लेंथ हो जाती है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बस। ठीक है ना, और लिखोगे कैसे, हाँ लिखने का तरीका, काम की बात तो ये थी वैसे। ए बी लिखो, लाइन, अगर लाइन होती है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे। रे होती है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, अगर बी की तरफ नॉट फिक्स्ड पॉइंट है तो, हाँ या ना तो बोलो कुछ। यस सर। और अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइन सेगमेंट की, तो सिंपली ये लगा दो। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ये है, पी क्यू लाइन सेगमेंट अगर ये है और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये वाला सिंबल आने वाला है। समझ में आ गया होगा। यस सर। सर लिख लिया। ठीक है, सबने, नो सर। सर यस सर।
सर आपने साइंस के क्वेश्चन आंसर भी नहीं भेजे। हाँ, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले यही पूछ रहा था मैं, साइंस के क्वेश्चन आंसर्स। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दिए जाएं या पहले डिस्कस करें और फिर भेजें। सर पीडीएफ भेज देना। ठीक है, पीडीएफ तो शेयर कर ही देते हैं। अगर वैसे रिवीजन जाने वाला है, एक हफ्ते में सिलेबस कंप्लीट होगा तो रिवीजन तो हमें करना है ही। तो ठीक है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फिर उनकी बात करेंगे रिवीजन के टाइम पे। तो कॉपी तो कर लो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ क्या? यस सर। नो सर। कितना टाइम लगा? यस। नेक्स्ट लिख लेना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स तो 9th और 10th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे बात नहीं करने वाले इतनी डिटेल में लाइन सेगमेंट्स की और उनकी। वहां पे एक्चुअली वहां पे क्वाड्रिलेटरल की बात भी नहीं करोगे, सिर्फ ट्रायंगल्स की बात करने वाले हो। लेकिन स्टिल आप लोगों को आइडिया रहे कि कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी है सारे फिगर्स के लिए, है ना। और सारे लाइक बस ओपन फिगर हो गया, लाइन सेगमेंट और सर्कल तो पॉलीगन है नहीं, लेकिन स्टिल क्लोज फिगर तो है। तो हर किसी में कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो अगर शेप और, क्योंकि उनका बेसिस क्या है, शेप और साइज सेम होने चाहिए। ठीक है ना। यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। कुछ अगर रह भी जाता तो चिंता मत करिए, रिकॉर्डिंग है वैसे भी। नेक्स्ट टॉपिक लिखना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। लिखना इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे लेंथ की बात कर सकते हैं क्या? क्या उनकी लेंथ अगर सेम होगी, क्या एंगल की लेंथ निकाली जा सकती है? वाली बात तो। और अगर निकाली जा भी सकती है तो क्या उनकी लेंथ मेजर करने के बाद वहां से काम चल जाएगा? मान लो कि एक एंगल लिया है 35 डिग्री का और उसकी लेंथ जो ली है, मान लो कि यहाँ पे मैंने ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया। वैसे तो रेज होती है ये दोनों, मतलब कि एंगल की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। और अगर मान लो कि उन रे को छोड़ करके लाइन सेगमेंट का भी यूज कर लिया है, लाइन सेगमेंट का यूज करते हुए 35 डिग्री बना दिया, और मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया ओवरऑल? 9 सेंटीमीटर। रिजल्टेंट हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो मान लो कि 5 सेंटीमीटर का यूज करते हुए और 4 सेंटीमीटर का यूज करते हुए 105 डिग्री बना दिया, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? नो सर। नहीं नो होंगे, सर। क्योंकि इनकी लेंथ तो लेकिन सेम है। पीछे बात की थी लाइन सेगमेंट के केस में लेंथ सेम होनी चाहिए, लेकिन एंगल के केस में लेंथ से काम नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा भाई। दिख गया ना वो तो? यस सर। सो रहे हो सबके सब? नो सर। इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो फिर क्या सेम होना चाहिए? सर एंगल भी सेम होना चाहिए। एंगल ही सेम होना चाहिए, क्योंकि लेंथ तो फिक्स होती ही नहीं है एंगल की, क्योंकि वहां पर रेज इंक्लूडेड है, लाइन सेगमेंट इंक्लूडेड नहीं है। देन देयर मेजरमेंट्स मस्ट बी सेम। क्या मतलब है इसका? अगर दो एंगल ले रहे हो तुम लोग, मान लो कि ए बी सी लिया है, जहाँ पे बी उनका वर्टेक्स हो जाएगा इस एंगल का, और दूसरा एंगल लिया है तुम लोगों ने पी क्यू आर, तो इसका मतलब तुम ये लिखोगे एंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। समझ गए होगे? यस सर। यस सर। ठीक है ना। एंगल की कहानी यहाँ खत्म हुई। चले क्या आगे? यस सर। नेक्स्ट
क्या यहाँ पे लेंथ से काम चल जाएगा या मेजरमेंट से काम चलेगा? इफ टू एंगल इफ टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट है। सर मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे निकालोगे? Yes, सारे sir. सर्कल का सर रेडियस से। सर रेडियस। दोनों सर्कल का मेजरमेंट तो 360 डिग्री है, तो यहाँ लेकिन यहाँ तो कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा है डायरेक्ट, तो सर मेजरमेंट से काम नहीं चलेगा। हाँ रेडियस मतलब लेंथ ही हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि अगर एक सर्कल बना रहे हो और दूसरा सर्कल बना रहे हो तो अगर लेंथ की बात करें तो मान लो कि ये यहाँ से घूमे तुम और यहाँ पे वापस आ गए, तो ये लेंथ हुई, और इसी को तुम लोग क्या बोलते हो? पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस। सही है। और यहाँ से शुरुआत की तुम लोगों ने और अब इसका भी सर्कमफेरेंस निकाला। अगर दोनों का सर्कमफेरेंस सेम आ जाता है 2 पाई r1 और 2 पाई r2, r2 इसकी रेडियस है, r1 इसकी रेडियस है, हाँ या ना? यस सर। और ये दोनों सेम अगर हो जाते हैं, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं पेरीमीटर वाइज, तो इसका मतलब 2 पाई तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, 2 पाई तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो r1 पे सारी कहानी टिकी हुई है, इसका पेरीमीटर जो भी निकलेगा वो r1 पे डिपेंडेंट है, यहाँ पेरीमीटर जो भी निकलेगा p2 वो डिपेंडेंट है r2 पे। तो अगर हम ये बोले कि if two circles are congruent then their perimeter या circumference must be same, तो उसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं आसान करके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, कि then their रेडियस का मतलब सिंगुलर होता है और रेडाई अगर लिख रहे हो तो प्लूरल हो जाएगा। मस्ट बी सेम या इक्वल, बात एक है। सर ये सर्कल वाला नहीं बनाना था। नहीं वो नहीं बनाऊंगा। Then their radii must be same. यहाँ पे लिखना है पॉइंट में क्या? Radius is singular और radii is जैसे डेटा और डेटम का बताया था ना। यस सर। लिख लो। तो मतलब सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो सिंपली ये पूछो क्या रेडियस सेम है क्या? वो बोलता है कि हाँ रेडियस सेम है, तो ठीक है वो कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे तो रोटेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों? कहीं से भी घुमाओ सर्कल को, वो तो हर जगह से सेम ही है। सेम ही है, सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है। ठीक है क्या यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट quadrilateral is a polygon with 4 sides. इसे लिख लेना। यहाँ थोड़ा ध्यान अच्छे से देना। यहाँ पे तो चलो डायरेक्ट ही इनका इंक्लिनेशन लाइकवाइज की ए किसके करस्पॉन्डिंग है? ए के सामने वाला कौन है? P, B के सामने वाला Q, C के सामने कौन गेम खेल रहा है? R, D के सामने कौन गेम खेल रहा है? S। तो इसको उठा करके एज इट इज रख दोगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों क्वाड्रिलेटरल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा अगर मान लो कि इसको घुमा भी दिया जाए, मान लो कि क्वाड्रिलेटरल का साइज और शेप यही रहने वाला है, लेकिन क्या अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए तब भी क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, इतना तुमको समझ में आया क्योंकि इसको रोटेट करके सुपर इम्पोज कर दोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना रोटेट अगर करते भी हो तब भी ए के करस्पॉन्डिंग कौन रहने वाला है? P रहने वाला है, क्योंकि ए के ऊपर जाकर के Q अगर बैठ गया
तो शेप कुछ अलग ही बन जाएगा, है ना। हो सकता है कि पी ऊपर निकल जाए, अगर क्यू यहाँ रखोगे तो आर ऊपर निकल रहा होगा, पी नीचे निकल रहा होगा, और आर हो सकता है कि एबीसीडी के अंदर घुस जाए। तो वहां पे कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हमने सुपर इम्पोज सही रोटेशन के साथ नहीं किया है, बस इतनी मिस्टेक है। तो रोटेशन सही कर देंगे, सुपर इम्पोजिशन दिख जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट तो है ही वैसे भी। तो ये ध्यान रखना कि अभी क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 4 वर्टेक्स है, 4 साइड है। ट्रायंगल की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, 3 वर्टेक्स 3 साइड होने वाली है। तो हर एक वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग होगी किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के, इतना समझना। समझ में आया यहां तक कि एक वर्टेक्स की बात कर रहे हो तो वो करस्पॉन्डेंस होगा उसका किसका, सामने एक ही वर्टेक्स के साथ में। इस केस में बात की है ना, अगर क्यू को उठा करके ए के ऊपर रखोगे तो कॉन्ग्रुएंट तो होने ही वाले, शेप आपस में, ये दोनों शेप कॉन्ग्रुएंट तो होने ही वाले, लेकिन हमारा सुपर इंपोजिशन सही रोटेशन के साथ में नहीं है, सही एंगल पे नहीं है। तो रोटेशन सही करोगे तो वो फ्लो हट जाएगा, और वो अभी कॉन्ग्रुएंट है और हमें दिख भी जाएगा। आया समझ में यहां तक? यस सर। तो इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, लिखो इसको यहाँ पे कि इफ इसे मत लिखो, पहले इसे लिखो, इस पॉइंट को लिखो। इफ टू क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल की बात अगर समझ में आ जाएगी तो इसके अंदर जाकर के हमें स्क्वायर की अलग से बात नहीं करनी पड़ेगी, रेक्टेंगल की अलग से बात नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रायंगल का समझ जाओगे तो स्केलियन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस की अलग से बात नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस कर पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। इफ टू क्वाड्रिलेटरल्स आर congruent then there, अब यहाँ पे लेंथ की बात करनी पड़ेगी, एंगल्स की बात भी करनी पड़ेगी, और वर्टेक्स की बात भी करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन समझ में आने का इतना है नहीं वैसे। इफ टू क्वाड्रिलेटरल्स आर congruent then their corresponding sides, बस साइड से काम नहीं चलेगा, देयर साइड्स, एंगल्स और वर्टिसेस। वर्टेक्स होता है, यहाँ बात की थी ना अभी कि रेडियस अगर सिंगुलर है तो रेडाई प्लूरल है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे वर्टेक्स अगर सिंगुलर है तो वर्टिसेस क्या हो जाएगा, प्लूरल होने वाला है। वर्टिसेस मस्ट बी सेम या फिर मस्ट बी इक्वल, इतना कॉपी करो एक बार और फिर इसे एनालिटिकली समझना पड़ेगा, फिर मेंशन करते हैं एक बार तो पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस मस्ट बी सेम। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स, एंगल्स और वर्टिसेस की कहानी ट्रायंगल में भी फॉलो होगी, और आगे हायर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाओगे, हायर पॉलीगन में जाओगे तो वहां भी फॉलो होगा, पेंटागन में, हेक्सागन में, हेप्टागन में, ठीक है ना। और उनकी बात नहीं करेंगे, क्वाड्रिलेटरल तक ही बाउंडेड है अभी यहाँ तक की स्टडी। इसे कॉपी करो एक बार। सर कर लिया। सर कर लिया। सर कर लिया। ठीक है, तो लिखो तो ये समझ में आया ना। तो करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ए के सामने कौन खेलने वाला है, पी। गलती से भी ये मत बोल देना कि ए बी सी डी अगर कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर एस के, तो किसी भी वर्टेक्स को किसी के सामने लिख दो, क्योंकि किसी भी वर्टेक्स को किसी के सामने लिखने का मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसे घुमा दिया, मान लो कि मैंने ये जो है इसको मान लो कि 90 डिग्री पे घुमा दिया, तो पी थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, आर इधर, एस उधर, है ना। तो वहां अब उठा करके रखो उस फिगर को उसके ऊपर, लेकिन वो सुपर इम्पोज होगा नहीं, और सुपर इम्पोज होगा नहीं तो कॉन्ग्रुएंस का पता नहीं चलेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो है अभी भी, वैसे वो अपने आप में कॉन्ग्रुएंट तो है दोनों, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे जज करेंगे जब तक कि हम उससे सही डिग्री पे रोटेट नहीं करेंगे। तो रोटेट करने के लिए करस्पॉन्डेंस की कहानी यहाँ पे जरूरी है फॉलो करना। तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन होने वाला है, अरे मुंह तो खोलो अपना, पी। पी। और कौन है, ए बी सी डी, या ऐसे करस्पॉन्डिंग में वैसे वर्टिसेस ऐसे लिखते नहीं है, थोड़ा इसको अच्छे से लिखो कि ए उस तरफ रहने वाला है, ये करस्पॉन्डिंग का सिंबल होता है। ए पी के बराबर होने, मतलब कि ए पी के सामने है और बी के सामने कौन है, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। ये लिख लोगे अगर तुम, तो उसके बाद में ये ध्यान रखना
कि ये पता चल गया कि कॉन्ग्रेंट किसके करस्पॉन्डिंग कौन से वर्टेक्स, इसलिए वर्टेक्स का पहले ध्यान रखो, वर्टेक्स का पहले ध्यान रखो कि अगर पता चल गया कि ए के सामने पी है और इसके सामने ऐसे इस तरीके से है, तो ए बी किसके सामने होने वाला है, पी क्यू के, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, सी डी और ये 4। सही है? यस सर। ठीक है, 1 मिनट। नेक्स्ट लिख लो बस, ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू, और बोलो जल्दी जल्दी, क्यू आर आर एस और बचा हुआ पी एस, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे तभी तो बात बनेगी हमारी। और साथ ही साथ शेप अगर सेम है तो साइज भी सेम होनी चाहिए, ये कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है। हम सिमिलरिटी नहीं पढ़ रहे, हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि ये एंगल भी सेम होने वाले हैं, क्योंकि अगर एंगल कम ज्यादा हुआ तो फिर तो सुपर इम्पोज करेगा ही नहीं वो, हाँ या ना? यस सर। तो ये भी लिखो साथ में, ये पहला नहीं, पहला क्यों, ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, और फिर लिखो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और ऐसे ही एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ, एस का एंगल एस का मतलब क्या हो गया, हम तो तीन लेटर का यूज कर, 3 पॉइंट्स का यूज करते हुए एंगल मेंशन करते हैं, तो एंगल एस का मतलब एस वर्टेक्स पे कितना एंगल बन रहा है, बस इतनी सी बात। कहाँ गया ये रहा। ठीक है? यस सर। ये अगर लिख लो तुम लोग तो लास्ट में यहाँ पे नजर आ जाएगा ना? यस सर। नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ लिख देना, ये लास्ट पॉइंट है कि ऐसा लिखना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी will be congruent to quadrilateral PQRS। अब ध्यान रहे, जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसा इस तरीके से कुछ लिखा हुआ मिल जाता है तो ध्यान दे देना कि A के करस्पॉन्डिंग P होने वाला है, B के करस्पॉन्डिंग Q, C इसी के आगे और D इसी के आगे। ये काम करता है, मतलब डायरेक्टली उसने मेंशन करके दे रखा है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसमें लिखने वाले को स्टैंडर्ड पता नहीं है इसका मतलब। ठीक है? तो ट्रायंगल केस में ये फॉलो होगा कि वहां पे एक वर्टेक्स उड़ जाएगी, ए बी सी पी क्यू आर रह जाएगा, तो ए के करस्पॉन्डिंग पी रहने वाला है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू, सी के करस्पॉन्डिंग आर। इतना ध्यान रखना। ठीक है? यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी करो, चलते हैं आगे। कितना टाइम बचा है अभी? 10 मिनट। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स भी खत्म कर लेते हैं ना? तो वैसे ये लाइन सेगमेंट्स ही हैं, वैसे जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स है वो लाइन सेगमेंट ही है, लेकिन हमने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे ना इस तरीके से, तो नहीं भी करोगे तो चलता है। चले आगे? यस सर। लास्ट टॉपिक, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। Triangle is a three-sided polygon. Three-sided polygon, और polygon का मतलब क्लोज फिगर होने वाला है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल अगर हमें दे रखे हैं, ए बी सी, और 3 एंगल हो जाएंगे। ये मेंशन करने का तरीका होता है ना, क्या मतलब है इसका जो बोला अभी, इसका मतलब ये है कि पी क्यू आर वहां पे दे रखा होगा ट्राइंगल का, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये भी लिख सकते हो टी आर आई पी क्यू आर,
लेकिन अगर चाहो तो टाइम बचाने की कोशिश करते हैं हमेशा हम। या आज के टाइम किसको टाइम है भाई इतना। तो अगर बी ए बी सी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का सिंबल होता है ये। ट्राइंगल बना दो, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो, और जो राइट साइड है उसे थोड़ा सा डार्क कर दो, डार्क शेडेड। बस इतना करो। अगर कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो अगर ये नहीं भी लगाओगे ना चलता है। सिर्फ इतना लिखोगे तब भी चलेगा, मतलब कि और टाइम बचाओ, ब्रैकेट ही मत लिखो, ठीक है। यहाँ पे ये जो बना रखे हैं, यहाँ पे तीन आर का यूज करते हुए यहाँ पे एंगल मेंशन किया है। तो यहाँ पे ऐसे करो, और ऐसा कैसे करो और क्यों करो, इसलिए करो ताकि पता चल जाए, डायरेक्ट देखते से लिखने की जरूरत भी ना पड़े कि एक एंगल ए किसके बराबर होने वाला है, एंगल पी के। तो क्योंकि यहाँ पे दो आर्क यहाँ बने हुए, एक आर्क यहाँ, तीन आर्क यहाँ, इस तरीके से। और इतना ही नहीं, साइड के लिए भी हो सकता है। एक अगर मार्क करते हो और यहाँ पे एक मार्क करते हो, मतलब एक मार्क वाली जो भी साइड से दोनों आपस में इक्वल है। ये दो आर्क वाली यहाँ पर और तीन आर्क वाली यहाँ पर। समझ में आ गया होगा? यस सर। यस सर। ठीक, लिख लो बस। इसे बोलते हैं ट्राइंगल एबीसी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर। सॉरी, मस्ट बी क्या, इफ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट देन क्या क्या होगा, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल, कहाँ गया, क्यू, और एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसे बोलते हैं सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है इसका, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। बाय सीपीसीटी कैसे हो गया, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू और सी के करस्पॉन्डिंग आर। ठीक, बाय सीपीसीटी। अब सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है, यहाँ इतना ही लिख लो, यहाँ जगह नहीं है, ये भी खत्म हो गया, इसे लिख लो ब्रैकेट में, बाय सीपीसीटी। ये ब्रैकेट बनाओगे थोड़ा बड़ा बनाना, तीनों लाइन को कवर कर ले बस इतना, और आगे लिख लेंगे सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है। कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट उनके सेम होंगे, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग अभी लिखेंगे अगले पेज पे, ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू होने वाली है, जैसे एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी है। ये कॉपी हुआ क्या? नो सर। हो गया सर। ठीक है, नो सर। दो एक्सरसाइज है इसमें ना, तो 13.1 आज के लिए होमवर्क में रह लेगी। साइंस की पीडीएफ भेज दिया जाएगा, लेकिन आज जो नहीं भी कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो आज सर। 13.1 श्योरली कर लेना बस। ओके सर। ओके सर। ये हुआ क्या? यस सर। टॉपिक खत्म नहीं हुआ है अभी, आगे और यस लिखना है। सर। ये टॉपिक हुआ नहीं है। यस सर। ठीक है, देखो आगे, वहां पे एंगल्स सेम थे, यहाँ पे लिखो साइड्स भी सेम होने वाली है। ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू, बी सी और ए सी। तो यहाँ पे होने वाला है पी आर और यहाँ क्यू आर। यहाँ भी लिख लेना बाय सीपीसीटी। लेकिन भाई सीपीसीटी का मतलब क्या है, ये भी लिख लो। सीपीसीटी स्टैंड्स फॉर सी का मतलब करस्पॉन्डिंग, पी का मतलब पार्ट्स, सिर्फ पी ए आर टी नहीं है, एस है, प्लूरल है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी तो होने चाहिए, तभी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे, अदरवाइज वो डिफरेंट होने वाले हैं। ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इतना लिखो। और यहाँ पे ये भी लिख लेना, वर्टेक्स का मतलब अगर होता है, वर्टेक्स अगर सिंगुलर है तो प्लूरल कौन होने वाला है, वर्सेस। वर्सेस नहीं, वर्टिसेस। इतना लिखो बस, ठीक है ना। तो 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था मैंने से ना, ताकि कंफ्यूजन ना, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें दे रखी है। लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स के अंदर फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस नहीं दे रखा, इक्विलेटरल दे रखा, फिर क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो रेक्टेंगल स्क्वायर की अलग से बात नहीं की हमने, क्यों?
क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का समझ में अगर आ गया है तो उसके अंदर अब तुम रोम्बस की बात करो, ट्रेपेजियम की बात करो, या फिर रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, किसी की बात करो, काइट की, ये सब के सब आपस में क्या होंगे, ये सब बाय डिफॉल्ट समझ में अगर हमें आता है, या हमें बाय डिफॉल्ट समझ में आता है क्योंकि अगर हमें क्वाड्रिलेटरल समझ में आता है तो ठीक है ना। तो क्वेश्चंस करोगे तब सब कुछ निकल जाएगा आसानी से। गुड, टेंशन की बात नहीं है। लिखो यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 आज का होमवर्क में, और कल हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो तुम लोग बोलोगे फिर आज क्या किया हमने, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स ही देखा हमने, लेकिन इसके अंदर और भी होता है। ट्रायंगल्स का जो बताया मैंने 9-10 के टॉपिक्स का बेस दे रखा है यहाँ पे, तो वो देखेंगे जिसका बेस सॉरी जिसकी टेस्टिंग होगी 13.2 एक्सरसाइज में। आज का होमवर्क लिख लो 13.1, और आज के लिए फ्री आप लोग। सर ये नहीं हुआ था। 1 मिनट बस, कल ये डिस्कशन होगा पहले, और अगर टाइम बचता है तो नया टॉपिक फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपी कर लो इससे, आज के लिए फ्री आप लोग। सर हो गया। ठीक है, ठीक है, फ्री आज के लिए।